लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी गुंडे ने मारा है। इसे तो ऐसा कट मारा गया है जैसे किसी सर्जन ने क्लीन कट मारा हो। जब डॉक्टर ने यह बोला तो उस 16 साल के लड़के को किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन मुंबई की गलियों ने उसे एक नया नाम दिया, हुसैन उस्तरा। और आज शाहिद कपूर उसी आदमी का रोल प्ले कर रहे हैं जिसने दाऊद इब्राहिम को भी सीधे मुंह पर चुनौती दी थी, जिसके हाथ में उस्तरा था और दिल में मौत का कोई डर नहीं। हेलो दोस्तों, मैं पंचम प्रकाश एंड वेलकम टू द क्राइम थ्रिलर स्टोरी ऑफ हुसैन उस्तरा। शाहिद कपूर का वो डार्क रफ अंदाज और हाथ में उस्तरा। और रोमियो का टीजर देखते ही एक बात तो साफ हो गई, ये कोई मामूली लव स्टोरी नहीं है। क्योंकि इस फिल्म का कैप्टन कौन है ये देखिए, यानी कि डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, वही जिसने हमें हैदर की कश्मकश दी, ओमकारा का जुनून और मकबूल की डार्कनेस दी है। और याद है ना क्राइम वर्ल्ड की वो कल्ट फिल्म सत्या। मुंबई का किंग कौन? वीकू महात्रे। मतलब साफ है कि ओ रोमियो एक ऐसा फुल ऑन क्राइम थ्रिलर होगा जहां इसका चस्का भी होगा और अंडरवर्ल्ड की कड़वाहट भी। पर असली सवाल यह है कि क्या यह फिल्म सच में उस हुसैन उस्तरा की कहानी है, उस शख्स की जिसने दाऊद के हथियार के ट्रक लूटे, उसके धंधे पर डाका डाला और उसकी हिट लिस्ट में टॉप पर आकर भी अपनी मर्जी से जिया। चलिए आज आपको बताते हैं उसी बंदे की असली कहानी, हुसैन उस्तरा की कहानी, जिस पर शायद वो रोमियो फिल्म आने वाली है। मुंबई की वो तंग और शोर से भरी गलियां, जहां सपनों की चमक से भी ज्यादा अक्सर खून और धोखे की गंध बसी होती थी। इस भीड़ भाड़ के बीच में एक लड़का अपनी जगह बनाने की जद्दोजहद में लगा था। नाम था हुसैन शेख। बचपन एकदम नॉर्मल था, सपने भी बहुत छोटे थे, लेकिन शायद उसकी तकदीर का नक्शा कुछ अलग ही स्याही से लिखा गया था। बात तब की है जब हुसैन महज 16 साल का था। एक मामूली सा झगड़ा हुआ, लेकिन उस पल उसका गुस्सा ऐसा था कि उसकी पूरी दुनिया ही पलट गई उससे। गुस्सा इतना बढ़ा कि हुसैन ने उस तरह निकाला और अपने सामने वाले पर वार कर दिया। उस तरह से वो एक वार सिर्फ हमला नहीं था, उसने हुसैन की पूरी पहचान बदल दी। कहते हैं कि जब उस जख्मी लड़के को डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी दंग रह गए। उन्होंने बस इतना कहा, उस लड़के की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता कि इसे किसी गुंडे ने मारा है। इसे तो ऐसे काटा गया है जैसे किसी मंझे हुए सर्जन ने बिल्कुल क्लियर कट मारा हो। बस यहीं से लोगों ने हुसैन शेख के नाम के साथ उस तरह जोड़ दिया और पैदा हुआ मुंबई का नया खौफ, हुसैन उस्तरा। पाय धोने की गलियों में उसका सिक्का चलने लगा। हुसैन का अपना एक छोटा सा गैंग था जो हर तरह के गैर कानूनी कामों में माहिर था। लेकिन इस गैंग की एक बात सबसे अलग थी। हुसैन की फौज में ज्यादातर वो लोग थे जो दुनिया की नजर में डिसेबल थे, पर हुसैन ने उनमें वो खूबियां ढूंढ निकाली थी जो किसी भी तंदुरुस्त सिपाही में नहीं थी। उसके गैंग्स में लोग कहने को तो उनके गुर्गे थे, लेकिन वो ऐसे जीनियस थे जो क्रॉस कनेक्शन वाले कॉल से लोगों की जन्म पत्री निकाल लेते थे। कुछ ऐसे भी थे जो बहुत दूर बैठकर बिना कुछ सुने सिर्फ सामने वाले के होठों की हलचल से, यानी कि लिपसिंग से पूरी बात समझ लेते थे। दुश्मनों की प्लानिंग जानने का ये उनका अपना एक जादुई तरीका था, कुछ मैजिकल था। हुसैन इसी टीम के साथ वसूली, धमकी और जरूरत पड़ने पर कत्ल भी बेधड़क करता था। हुसैन अपनी शर्तों पर जीता था और झुकना तो उसके खून में था ही नहीं। मुझे नहीं पता हुसैन उस्तरा के बारे में ये सारी चीजें आपको फिल्म में दिखाई जाएगी या नहीं। जब फिल्म आएगी तो देखकर आप बताइएगा जरूर कमेंट में। खैर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं।
तभी हुसैन उस्तरा की जो अब तक की कहानी है, इस सीन में एंट्री हुई दाऊद इब्राहिम की। दाऊद उस वक्त अपना नेटवर्क फैला रहा था, छोटे बड़े गैंग्स को अपने साथ जोड़ रहा था। जो साथ आए वो ठीक, जो नहीं आए उन्हें रास्ते से हटाना दाऊद का स्टाइल था। जब दाऊद के आदमियों ने हुसैन से हाथ मिलाने का ऑफर दिया तो हुसैन ने बिना पलक झपकाए मना कर दिया। उसे किसी के अंडर होकर काम करना मंजूर नहीं था। यहीं से शुरू हुई दुश्मनी, जो जल्द ही एक जबरदस्त गैंग वॉर में बदल गई। हुसैन उस्तरा ने सीधा दाऊद के धंधों पर हाथ डालना शुरू कर दिया। उसने दाऊद के सबसे बड़े कारोबार यानी कि हथियार की तस्करी पर चोट की। नेपाल से आने वाली इलीगल वेपन्स के कंसाइनमेंट को हुसैन बीच रास्ते में ही रोक लेता था। वो दाऊद के ट्रकों को लूटता और उसके गुर्गे को खुलेआम मैसेज भेजता। मुंबई सिर्फ दाऊद की नहीं रही, अब यहां हुसैन उस्तरा का भी खौफ चलेगा। यह दाऊद के लिए एक सीधा चैलेंज था, जिसे अंडरवर्ल्ड में बर्दाश्त करना नामुमकिन था। हुसैन उस्तरा अब दाऊद की हिट लिस्ट में टॉप पर था। उसी दौरान एक और चेहरा सामने आया, अशरफ खान, एक नॉर्मल सी दिखने वाली औरत जो बाद में सपना दीदी के नाम से मशहूर हो गई। उसका पति महमूद कालिया कभी दाऊद के लिए काम करता था, लेकिन दाऊद की ही मुखबिरी पर वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया जब वो दुबई से कहीं बाहर से मुंबई में आया था और अशरफ उसका इंतजार कर रही थी एयरपोर्ट के बाहर, और इसी वक्त उसका इनकाउंटर करके उसके आंखों के सामने से उसे ले जाया गया। अशरफ ने कसम खा ली थी इसके बाद कि वो अपने पति की मौत का बदला जरूर लेगी, हिसाब बराबर करेगी, चाहे कीमत कुछ भी हो, चाहे सामने कोई भी हो। बदले की तलाश में अशरफ पहले अरुण गबली के पास गई, लेकिन गबली ने यह कहकर उसका रिक्वेस्ट ठुकरा दिया कि वो एक खास मजहब की औरत पर भरोसा नहीं कर सकता। आप समझ सकते हैं कि उस समय जो मुंबई का दौड़ था राइट्स और इन सब के बाद, उसके बाद गबली एक हिंदू गैंगस्टर की तरह उभरा था और उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि अशरफ जिस कम्युनिटी से आते हैं वैसे लोगों पर वो भरोसा नहीं कर सकता, और उसने अशरफ के रिक्वेस्ट को सीधे सीधे ठुकरा दिया। कहते हैं इसके बाद ही अशरफ ने बुर्का उतार फेंका और सपना बन गई। फिर वो पहुंची दाऊद के सबसे बड़े सिरदर्द यानी हुसैन उस्तरा के पास। शुरुआत में हुसैन ने सपना की बातों को सीरियसली नहीं लिया। उसे लगा कि ये भी रोज आने वाली कहानियों में से एक है, इसका कोई अपना मर गया तो अब ये आ गई बदला लेने के लिए। ना जाने दाऊद के पीछे कितने लोग हैं ऐसे जो आंसू बहाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, और फिर एक मोमेंट आता है जब डर के पीछे हट जाते हैं। लेकिन सपना की आंखों में जो जिद और पागलपन था दाऊद को मारने के लिए, उसने हुसैन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इसकी मदद की जाए या नहीं। जब हुसैन को यकीन हो गया कि यह औरत सच में दाऊद को तबाह करना चाहती है, तो उसने उसे ट्रेन करना शुरू कर दिया। उसने सपना को मार्शल आर्ट सिखाया, हथियार चलाने की बारीकियां बताई और उसे एक जिंदा बम की तरह तैयार किया। सीधे शब्दों में कहूं तो हुसैन ने मुंबई अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक लेडी डॉन तैयार कर दिया। अब तक जो काम हुसैन अकेले करता था, अब वो सपना के साथ मिलकर वो काम करने लगा। उन लोगों ने दाऊद के नेटवर्क की नींव हिला दी। सपना दाऊद के ठिकानों पर जाकर जासूसी करती और सारी जानकारी हुसैन को देती। कभी कभी तो ये लोग पुलिस को टिप देकर दाऊद के माल पर छापा भी पड़वा देते थे। मशहूर राइटर हुसैन जैदी के मुताबिक हुसैन जितना खूंखार था उतना ही रसीक मिजाज भी था। उसके पास कई टेलीफोन लाइंस हुआ करते थे, एक धंधे के लिए, दूसरा घर के लिए और तीसरा पुलिस को टिप देकर पैसे बनाने के लिए। और एक खास फोन भी उसके पास सिर्फ इसलिए होता था ताकि वो अपने आशिकी को चला सके, जिससे वो अपनी गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करता था। एकदम रसीक मिजाज का आदमी था वो। कहते तो ये भी है कि भले ही हुसैन आशिक मिजाज था, लेकिन उससे मिलना हर किसी के लिए आसान नहीं होता था। खुद सपना दीदी भी जब हुसैन से पहली बार मिलने गई तो सीधे ऐसे नहीं कि हुसैन से मिलना है, वो एक सेक्स वर्कर के तौर पर, एक फेक सेक्स वर्कर बनकर हुसैन से मिलने गई और वहां उसने अपने धंधे की बात की और इस तरह से उनकी दोस्ती हुई। दोनों का साथ अगले कुछ महीनों तक चला और दाऊद की हर चाल नाकाम होने लगी।
दाऊद समझ गया था कि यह सब कुछ हुसैन और सपना का खेल है। पर कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है। सपना और हुसैन की राहें अलग हो गई क्योंकि हुसैन को सपना से प्यार हो गया था, लेकिन सपना का मकसद सिर्फ बदला था। बाद में छोटा शकील के लोगों ने सपना दीदी को मौत की घाट उतार दिया क्योंकि उन्हें पता लग गया, कहीं से उनका नेटवर्क भी तगड़ा था, उन्हें पता लग गया कि सपना जो है दाऊद को दुबई में मारने की प्लानिंग कर रही है। और यहीं पर अंडरवर्ल्ड का वो नियम टूटा जहां पर गैंग वॉर के बीच एक औरत को मौत के घाट उतारा गया इंटेंशनली। लेकिन दाऊद के लिए असली कांटा अब भी हुसैन उस तरह ही था। 1994 में सपना के जाने के बाद हुसैन के खात्मे की प्लानिंग शुरू हुई। डी कंपनी ने अब तक जान लिया था कि हुसैन की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी आस्की ही है, उसका वो रोमियो मिजाज ही है। वक्त आया सितंबर 1998 का। उस दिन भी हुसैन अपनी किसी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था। सब कुछ नॉर्मल था, वही हंसी, वही बातें, वही सुकून, वही रोमांस से भरे पल जहां उसकी आस्की थी। एक रोमियो का प्यार था, एक रोमियो का आप कह सकते हैं कि उसके अंदर का हवस था, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी सुकून है जो वो जी रहा है। इस मुलाकात के बाद हुसैन जैसे ही पार्किंग की तरफ बढ़ा, छोटा शकील के साफ शूटरों ने उस पर धावा बोल दिया। सन्नाटे को चीरती हुई गोलियों की आवाजें गूंज उठी। हुसैन ने पलटकर लड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इस बार वो चारों तरफ से घिर चुका था। गोलियों ने उसके शरीर को छलनी कर दिया। वो वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, शायद आसमान में ये पूछती हुई, क्या मेरा अंत यही था? मुंबई की वो गलियां जो कभी उस तरह के नाम से कांपती थी, उस दिन खामोश होकर उसका खून पी रही थी। हुसैन उस तरह का चैप्टर क्लोज हो चुका था, लेकिन उसकी ये बगावत अंडरवर्ल्ड के इतिहास में एक अनकही दास्तां बनकर दर्ज हो गई। आज उसी दास्तां को डायरेक्टर विशाल भारद्वाज बड़े पर्दे पर उतार रहे हैं, जहां शाहिद कपूर अपने किलर अंदाज में नजर आएंगे। देखकर रोमांच तो बड़ा आ रहा है। मूवीज देखना और खास करके क्राइम थ्रिलर मूवीज देखना मुझे भी काफी पसंद है, लेकिन ट्रेलर को देखकर मुझे थोड़ा सा डाउट होता है कि क्या ये पूरी कहानी जो इस ओ रोमियो फिल्म की जो पूरी कहानी होगी, क्या वो हुसैन उस तरह की ही कहानी है? क्योंकि फिल्म और हकीकत में अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। फिल्मों में अक्सर इन किरदारों को हीरो की तरह ही पेश किया जाता है, जैसा दाऊद और हाजी मस्तान के साथ हुआ था। वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई में तो हाजी मस्तान को मरता हुआ भी दिखाया गया था गोली से। असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। एट द एंड सच यही है कि यही वो लोग हैं जिसकी वजह से मुंबई की सड़कें बेगुनाहों के खून से लाल हुई थी। बाकी जो बीत चुका है उसकी तो हम बस बातें कर सकते हैं, और यही कहूँगा कि फिल्मों को सिर्फ इंटरटेनमेंट के तौर पर लेना चाहिए, ना कि उससे इंस्पायर होकर क्राइम की दुनिया को ग्लैमर से भरा हुआ समझना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो पुलिस की गोली या तो जेल की चारदीवारी। आप पॉलिटिक्स में चले जाएं तो वो बात अलग है। यही हमारे देश की अभी जो है करंट सिचुएशन है। खैर, इन सभी बातों से अलग आप क्या सोचते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आप काफ़ी समय बाद देख रहे हैं, जब फिल्म आ चुकी है, तो फिल्म देखने के बाद आपको क्या लगता है वो भी राय ज़रूर दीजिएगा। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ हाजिर होता रहूँगा। आपसे जाते जाते फिर से वही बात कहूँगा कि अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से ये कहानी देख रहे हैं और आपका नाम क्या है वो कमेंट जरूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि अंत तक जो मेरी कहानी देखते हैं वो लोग कौन हैं, और आपका क्या फीडबैक है वो भी जरूर लिखिएगा कि आप आगे और अब कैसी कहानी चाहते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे अलर्ट एंड सेफ। जय हिंद, जय भारत। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।